नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी शिक्षक बनने का मौका मत गंवाइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम पर्यावरण के टॉपिक की बात करेंगे, जो कि है ओजोन तथा ग्रीन हाउस गैसों के बारे में आज बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम इनकी कुछ डिटेल के बारे में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ओजोन के बारे में। तो ओजोन है क्या दोस्तों? तो ओजोन का निर्माण कैसे हुआ, हम सबसे पहले बात करेंगे ओजोन के निर्माण की। तो ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से होता है। कैसे होता है दोस्तों ओजोन का निर्माण? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से होता है। अब ओजोन का घनत्व का होता है, तो ओजोन को घनत्व का मापन किससे करते हैं? क्या यूनिट होती है तो ओजोन के घनत्व के मापन की? तो ओजोन के घनत्व होता है जो उसका मापन हम डॉप्सन से करते हैं। किससे दोस्तों? डॉप्सन से करते हैं। और अगर ओजोन से ये बात कर ले कि ओजोन परत हमारी किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत जो हमारी है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है हमारी वो हमारी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, तो कौन से मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों अगर हम ओजोन परत की लाभ की बात करते हैं कि हमको ओजोन परत से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो ये देखिए कि ओजोन परत का पहला लाभ पराबैंगनी किरणों का नियंत्रण होता है। पराबैंगनी किरणें जो सूर्य की किरणों से आती हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं दोस्तों, तो उनसे हमारा नियंत्रण करती है ओजोन परत। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का नियंत्रण करती है और त्वचा कैंसर से बचाव करती है। त्वचा कैंसर भी इन किरणों से होता है, तो उससे हमारा बचाव करती है ओजोन परत। अगर इसकी विशेष की बात करते हैं दोस्तों, तो ओजोन का विशेष में पॉइंट में देखते हैं कि यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, कहाँ से? भूमध्य रेखा मतलब बीच, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बीच की लाइन कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ही ऊपर जाएं या नीचे जाएं, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर ओजोन परत में कमी आती है। ध्रुवों की तरफ जब बढ़ेंगे तो ओजोन परत में कमी आएगी। और कमी का कारण क्या है दोस्तों? तो कारण की बात करते हैं तो ध्रुवों पर वनस्पतियों की कमी होती है, जिससे भूमध्य रेखा पर वनस्पतियों की अधिकता होती है। देखिए भूमध्य ध्रुवों पर वनस्पतियों की कमी होती है। जब वनस्पतियों की कमी होगी तो वहाँ पे हमें ना ऑक्सीजन मिलेगी ना कुछ मिलेगा, ना पेड़ पौधे होंगे, नहीं तो वहाँ कुछ नहीं होगा, तो हमें ओजोन कहाँ से प्राप्त हो जाएगी वहाँ पे ओजोन? तो ओजोन परत होएगी नहीं। और भूमध्य रेखा पर हमारी वनस्पतियाँ बहुत सारी होती हैं, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है, तो उससे हमें ओजोन प्राप्त होती रहती है, ओजोन परत का निर्माण होता रहता है। इसीलिए ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर ओजोन परत कमी आ जाती है। इसको अगर फिगर से समझ लें दोस्तों, कि जैसे देखिए हमारी पृथ्वी है तो इसमें भूमध्य रेखा हमारी, ये बीच में भूमध्य रेखा गई है, भूमध्य रेखा ये। तो भूमध्य रेखा जो है हमारी, अगर हम या तो नॉर्थ पोल में जाएं या साउथ पोल में जाएं, या तो नॉर्थ या तो साउथ में अगर जाते हैं, ये देखिए अगर इधर की ओर आएंगे और इधर की ओर जाएंगे तो हमारा जो है ओजोन परत की जो मोटाई है वो घटेगी, और अगर अंदर की ओर आएंगे तो बढ़ती चली जाएगी। ये है दोस्तों, ऐसे समझ लेंगे। अब आते हैं दोस्तों ओजोन परत के कुछ और विशेष की बात करते हैं कि ओजोन परत में सर्वप्रथम छिद्र का पता, ओजोन परत में सर्वप्रथम छिद्र का पता कहाँ पे और किसने लगाया, इसकी बात करें तो ओजोन परत में सर्वप्रथम छिद्र का पता अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव में है। कहाँ दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका पर सर जोसेफ फोरमैन, ये वैज्ञानिक थे सर जोसेफ फोरमैन, इन्होंने सन 1980-81 में पता लगाया था। इन्होंने सर जोसेफ फोरमैन ने अंटार्कटिका पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम ओजोन परत में छिद्र का पता लगाया था। दोस्तों याद रखेंगे ये। अब जैसे ओजोन की सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस की बात करते हैं कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है, तो वो गैस है हमारी CFC। दोस्तों कौन सी? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आते हैं CFC के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों डिटेल में। तो हमारी CFC होती क्या? एब्रीविएशन तो पता ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा दोस्तों। अगर इसका स्रोत की बात करते हैं कि CFC जो है हमारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो CFC हमारी फ्रिज से, AC से, सौंदर्य प्रसाधन हैं जो रूम फ्रेशनर हैं, फोम हो गया, गद्दा हो गया, रजाई हो गया आदि, ये उद्योग जो हैं यहाँ से प्राप्त होती है। मतलब कि जो कोल्ड करने वाली जो कोल्ड के वस्तुएं हैं उनसे हमें प्राप्त होती है।
तो जैसे फ्रिज, एसी, सौंदर्य प्रसाधन, ये सब रूम फ्रेशनर, ये सब कोल्ड होते हैं, इनसे प्राप्त होती है सीएफसी। अब सीएफसी जो है उसकी नियंत्रण की समय सीमा क्या है? ये हमारी नियंत्रण की समय सीमा एक रखी गई थी, तो उसमें विकसित देश जो हमारे हैं, विकसित देश में सीएफसी नियंत्रण की समय सीमा 2000 रखी गई थी, सन 2000, और विकासशील देशों में 2010 रखी गई थी सीएफसी के नियंत्रण की समय सीमा। तो वो तो समाप्त हो चुकी है दोस्तों ये नियंत्रण समय सीमा, लेकिन पूछा जा सकता है कि विकसित देशों के लिए 2000 थी और विकासशील देशों के लिए 2010 थी। अगर इसकी विशेष की बात करते हैं तो सीएफसी जो है उसको फ्रिज में सीएफसी का विकल्प, मतलब सीएफसी के अलावा फ्रिज में और क्या यूज कर सकते हैं, तो वो है फ्रेयान। क्या दोस्तों? फ्रेयान अब यूज कर सकते हैं। और एसी में सीएफसी का विकल्प अमोनिया हो गया दोस्तों, कौन सा? अमोनिया NH3। इस तरह सीएफसी समाप्त होता है दोस्तों। अब आते हैं ग्रीन हाउस गैसों की तरफ। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं दोस्तों? हम देखते हैं जो ग्रीन हाउस गैसें जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं जो, तो उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, कौन कौन सी हैं ये गैसें। तो ये हैं हमारी CO2, CFC, CH4, SO2, N2O और O3, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें आती हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले CO2 की तरफ बढ़ेंगे। CO2 को समझेंगे, क्या है CO2? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्रोत क्या क्या है, मतलब कहाँ से CO2 हमें प्राप्त होती है? तो CO2 हमें श्वसन प्रक्रिया, मतलब श्वसन प्रक्रिया जो हम लोग सांस लेते हैं तो CO2 को हम लोग बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर, तो हमारी श्वसन प्रक्रिया से CO2 निकलती है। और वनों की कटाई करेंगे तो CO2 निकलेगी, क्योंकि वनों की कटाई कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन बहुत कम प्राप्त होगी, CO2 की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और औद्योगिकरण या शहरीकरण से, औद्योगिकरण, ये जो फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, और शहरीकरण हो रहा है, वहाँ भी ऐसे वाहन चलते हैं, इनसे भी CO2 हमें मिलती जाती है, अधिक मात्रा होती चली जाती है। ये स्रोत हो गए CO2 के। और वायुमंडल में इसकी मात्रा की बात करते हैं तो वायुमंडल में कुल गैसों में इसकी मात्रा है 0.03%। 0.03% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है दोस्तों। कितनी? 0.03%। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है, तो याद रखेंगे इसको। 0.03% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है। अब इसके विशेष की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस, सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस जो ग्लोबल वार्मिंग में है वो है CO2। CO2 क्यों है दोस्तों? इसका कारण पता करते हैं। क्योंकि CO2 की परत सौर विकिरण के पारदर्शी, जबकि मतलब सौर विकिरण के लिए जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आता है तो जो CO2 की परत होती है वो सूर्य के विकिरण के लिए पारदर्शी बन जाती है, मतलब उसको अंदर आने देती है। और जबकि पार्थिव विकिरण, मतलब जब वो प्रकाश अंदर पृथ्वी में आके जब वो गर्म पृथ्वी हो जाती है तो बाहर जब निकलता है वो प्रकाश गर्म होके, तो उसके लिए फिर वही परत, वही CO2 की परत हमारी अपारदर्शी का कार्य करने लगती है, मतलब फिर वो बाहर नहीं जाने देती CO2 की गर्माहट को, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जाता है दोस्तों। अभी इसको हम फिगर से समझेंगे। तो पहले देखते हैं नोट। सौर विकिरण का मतलब लघु तरंग दैर्ध्य, और पार्थिव विकिरण का मतलब दीर्घ तरंग दैर्ध्य। दीर्घ होती है इसमें तरंग दैर्ध्य, और इसमें सौर विकिरण में लघु होती है। और आगे देखते हैं शुष्क ठोस या शुष्क CO2 किसको कहते हैं? शुष्क ठोस या शुष्क CO2 शुष्क बर्फ को कहते हैं। शुष्क बर्फ हमारी शुष्क CO2 या ठोस CO2 हमारी शुष्क बर्फ कहलाती है। क्या होती है? शुष्क बर्फ कहलाती है। अब देखते हैं कि यदि CO2 की परत समाप्त कर दी जाए, CO2 की जो परत है हमारी वो अगर समाप्त करती जाए, हमारे जो पृथ्वी की लेयर की में लगी हुई है CO2 की परत वो समाप्त कर दी जाए तो क्या होगा? हिमयुग का प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। हिमयुग का मतलब चारों तरफ बर्फ हो जाएगी दोस्तों, चारों तरफ बर्फ हो जाएगी, हिमयुग का प्रारंभ हो जाएगा। अब जैसे इसी को और एक मेन पॉइंट है इसका जो अक्सर पूछा जाता है कि पृथ्वी की चादर किसको कहते हैं? पृथ्वी की चादर किसको कहते हैं? तो पृथ्वी की चादर CO2 को कहते हैं। किसको दोस्तों? CO2 को पृथ्वी की चादर कहते हैं। जो CO2 की परत हमारी लगी हुई है उसको पृथ्वी की चादर कहते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं फिगर से समझ लेते हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है CO2। देखिए सन, जो सूरज है हमारा सूरज, इससे जो हमारे सौर विकिरण आया अंदर की ओर, सौर विकिरण, और ये हमारा ये हमारा पृथ्वी की लेयर हो गई, पृथ्वी की हिस्सा। तो यही जो हमारा पृथ्वी का है जो लेयर है CO2 की परत है ये लेयर में पृथ्वी में,
तो यही हमारा जब सौर विकिरण ये आ रहा है, देखिए आ रहा है, तो हमारे पारदर्शी हो जाता है। और यही जब यहाँ से हो के जब बाहर की ओर गुजरता है, जब अंतरिक्ष की ओर यही गर्माहट जाती है CO2 की, तो ये जो पार्थिव विकिरण जो निकलते हैं यहाँ से, उसके लिए ये अपारदर्शी का कार्य करती है। यही CO2 की परत अपारदर्शी का कार्य करती है, तभी ये गर्माहट हमारे पृथ्वी के अंदर ही बनी रहती है और यही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा CO2 से ग्लोबल वार्मिंग ऐसे बढ़ती है दोस्तों। अब आते हैं हम मीथेन की ओर। मीथेन भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, जो ग्रीन हाउस गैस ही ये भी है, तो इसको बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो CH4 हमारी है, इसके अन्य नाम की बात करते हैं तो मार्स गैस इसको कहते हैं। मार्स गैस दलदली स्थानों में पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। इसके स्रोत की बात करते हैं तो दलदली भूमि हो गई, धान की खेती में भी ये गैस निकलती है, धान की खेती में भी बनती है, कोयले की खदान होती है उसमें भी, पशु जुगाली दोस्तों, पशु जुगाली से भी CH4 यानी मीथेन गैस बनती है दोस्तों। याद रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है, पशु जुगाली से मीथेन गैस बनती है। जैसे पगुराना होता है, ऊँट की जुगाली में सबसे अधिक CH4 निकलती है। ऊँट की जुगाली, ऊँट जो चबाता रहता है उससे सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है दोस्तों। अब आते हैं SO2 की तरफ दोस्तों। तो SO2 में क्या है, इसके स्रोत की बात करते हैं। SO2 हमारा ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त होता है। ज्वालामुखी जब उत्पन्न होती है या उद्गार या फूटती है तो वहाँ से हमें SO2 प्राप्त होती है। तेल शोधक कारखाने हो गए यानी रिफाइनरी वगैरह, तो यहाँ से SO2 प्राप्त होती है। जीवाश्मी ईंधन का अपूर्ण दहन जब होता है, अपूर्ण दहन होगा दोस्तों, पूरी तरह से जब नहीं जलेगा जीवाश्मी ईंधन, तो हमारी SO2 गैस प्राप्त होती है दोस्तों। इस तरह से ये स्रोत हो गए इसको। अब आते हैं इसके विशेष की ओर। तो SO2 जो है हमारी वायुमंडलीय H2 से अभिक्रिया करके, वायुमंडल में जो हमारी हाइड्रोजन गैस है उससे अभिक्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। एसिड का निर्माण करती है दोस्तों, जो एसिड निर्माण करके फिर यही वर्षा करती है। सब आगे पढ़ेंगे और दोस्तों अच्छे से। तो वही अब इसके नोट पॉइंट में आते हैं दोस्तों। तो अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना वाला अम्ल, अम्लीय वर्षा, देखिए दोस्तों बताया था ना कि एसिटिक या सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है, यही अम्लीय वर्षा करती है। यही अम्लीय वर्षा करती है SO2 जब हाइड्रोजन से क्रिया करके बनाती है H2SO4, तो यही हमारी अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक पाया जाने वाला अम्ल H2SO4 हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? H2SO4। अब ऐतिहासिक इमारतों के क्षरण होने का कारण भी यही है, अम्लीय वर्षा ही है, SO2 ही है। SO2 जब वायुमंडलीय H2 से क्रिया करके H2SO4 बनाती है, वही अम्लीय वर्षा के रूप में गिरता है, तो उसी से हमारी इमारतों का क्षरण होता है दोस्तों। इस तरह से SO2 के बारे में समझा हम लोगों ने। अब आते हैं N2O के बारे में समझेंगे, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका स्रोत क्या क्या है दोस्तों? इसका स्रोत वही है जो हमने सल्फर डाइऑक्साइड का पढ़ा। ज्वालामुखी उद्गार, तेल शोधक कारखाने, जीवाश्मी ईंधन का पूर्ण दहन, इन सब से N2O भी हमारी प्राप्त होती है। इसके विशेष की बात करते हैं, इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं दोस्तों। ये लाफिंग गैस भी कहते हैं इसको। हम अगर किसी के मुख के सामने या नाक के सामने ला दिया जाए तो हमारा वो आदमी बेसुध होकर हंसने लगता है। लाफिंग गैस, हंसता ही रहता है फिर कुछ समय के लिए। इसका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पे? चिकित्सा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब आते हैं कि वायुमंडलीय H2 से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? वायुमंडलीय H2 से H2SO4 बनाती थी वो कौन सी? SO2 गैस। और ये N2O क्या बनाएगी? HNO3, नाइट्रिक एसिड बनाएगी, HNO3 बनाएगी दोस्तों। तो ये भी हमारा अम्लीय वर्षा का एक कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा में पाए जाने वाला अम्ल कौन कौन से हो गए, नोट में देखते हैं दोस्तों। H2SO4 हो गया और HNO3, और सबसे अधिक कौन सा? H2SO4 पाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करें कि ब्रिक्स या स्टोन क्रैकिंग गैस, ब्रिक्स या स्टोन क्रैकिंग गैस किसको कहते हैं? तो वो हमारी है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारी हो गई ब्रिक्स या स्टोन क्रैकिंग गैस। अब अगर हम बात करें बरसात का मौसम या बादल वाले दिनों में गर्म होने का कारण क्या है? जो बरसात के मौसम में जब बादल आते हैं तो गर्मी क्यों बढ़ जाती है, अचानक से उमस जैसी क्यों लगने लगती है? तो हमारा कारण क्या है? वायुमंडल के जलवाष्प या नमी या H2SO4 की उपस्थिति। जब वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित हो जाता है, जब नीचे से जल की वाष्प जाके ऊपर जम जाती है, तो वही हमारी वायुमंडल को गर्म करती चली जाती है, वही गर्म होने का हमारा कारण हो जाता है दोस्तों। तो आते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों।
तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने पढ़ाई कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से बढ़ती है, सब हम गैसों के बारे में, उसके ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उनके पढ़ चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है वैश्विक तापन, हिंदी में इसको वैश्विक तापन कहते हैं कि मतलब पूरा तापमान बढ़ना, इसको ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो पृथ्वी का तापमान बढ़ना एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग है। इसके कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसें, जो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी हमने पढ़ा था दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उत्तरदायी गैस CO2, जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा मदद करती है, मतलब उसको सबसे ज़्यादा बढ़ाती है दोस्तों। और इससे हानियाँ, ग्लोबल वार्मिंग से हमें हानियाँ क्या क्या होंगी, जैसे ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर पिघल जाएगा दोस्तों। तो अगर ग्लेशियर मान लो पिघल गया ना, तो बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो हमारे पानी से ही डूब जाएंगे दोस्तों। तो उसी से हमारे समुद्री जल स्तर में वृद्धि आ जाएगी और बाढ़ होगी और सूखा होगा। इससे हमें बहुत ही हानियाँ होगी, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग से इतनी इतनी हानियाँ हो सकती हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ओजोन और ग्रीन हाउस गैसें समाप्त होती हैं दोस्तों। तो अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, यानी अगले टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों यूजे पाठशाला को। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।